सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 9 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में T20 विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीत लिया है। तो सही उत्तर होगा भारत ने। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 की हम बात कर रहे हैं। इस बार ये इसका 10वां एडिशन था और इसको होस्ट किया भारत और श्रीलंका ने मिलकर के। इसका भी फाइनल खेला गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, जिसको फाइनली जीत लिया है भारत ने। भारत का ये तीसरा टाइटल है। 96 रनों से यहाँ पे भारत विजेता रहा। भारतीय टीम के कप्तान थे सूर्य कुमार यादव और भारत ने यहाँ पे फाइनल में हराया है न्यूजीलैंड को। अच्छा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे भाई? संजू सैमसन। इन्होंने पूरे इस टूर्नामेंट में 321 रन बनाए। और अगर पूछें इस T20 वर्ल्ड कप का जो टूर्नामेंट एम्बेसडर बनाया गया था, रोहित शर्मा को बनाया गया था, आप सभी जानते हो। अच्छा, भारत अभी तक 3 बार इसको जीत चुका है। इसका जो पहला एडिशन हुआ था 2007 में हुआ था, उसको भारत ने ही जीता था, पाकिस्तान को हराया था। और वो हुआ कहाँ पे था? साउथ अफ्रीका में हुआ था। फिर उसके बाद जो इसका नवा एडिशन था 2024 में जो हुआ था, वो भी भारत ने जीता था, साउथ अफ्रीका को हराया था। उसके बाद अभी जो 10वां एडिशन हुआ 2026 में, भारत ने जीता, न्यूजीलैंड को हराया। अब जो अगला एडिशन होगा 2 साल बाद यानी कि 2028 में 11वां एडिशन, वो कहां पर होगा ये भी लगे हाथ याद रखना, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या क्या पॉइंट्स बन सकते हैं वो सारे मैंने आपको रिवाइज करवा दिए। ये सारे पॉइंट आप लिख लेना, इनको याद कर लेना। अब यहाँ पे कुछ और इसी तरह से क्रिकेट के टूर्नामेंट्स में आपको रिवाइज करवाता हूँ। अगर बात करते हैं अभी 10वां आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 जो हुआ था भारत में, उसको भारत ने ही जीता था, साउथ अफ्रीका को हराया था। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 को जीता, विदर्भ ने सौराष्ट्र को हराया। चौथा वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 भारत में हुआ था, आरसीबी ने जीता, दिल्ली कैपिटल्स को हराया। और आईपीएल्स जो लास्ट एडिशन हुआ था इसका 2025 में 18वां, उसको आरसीबी ने जीता, पंजाब किंग्स को हराया। रणजी ट्रॉफी 2025-26 को जम्मू कश्मीर ने जीता, कर्नाटक को हराया। उसके अलावा अभी जो नवा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हुआ पाकिस्तान यूएई में, उसको भारत ने जीता था, न्यूजीलैंड को हराया। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 साउथ अफ्रीका ने जीता, ऑस्ट्रेलिया को हराया। दलीप ट्रॉफी 2025 सेंट्रल जोन ने जीता, साउथ जोन को हराया। मेंस एशिया कप 2025 यूएई में हुआ, भारत ने जीता, पाकिस्तान को हराया। ईरानी कप 2025-26 महाराष्ट्र में हुआ था, विदर्भ ने जीता, शेष भारत को हराया। 18वां सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 को पहली बार जीता, झारखंड ने हरियाणा को हराया। और ये मैंने बता ही दिया आपको, टूर्नामेंट एम्बेसडर अभी रोहित शर्मा रहे। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, विश्व में पहली बार पार्किंसन रोग के लिए स्टेम सेल उपचार को किस देश ने भी मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा जापान। तो याद रखना, जापान ये विश्व में पहली बार पार्किंसन रोग के लिए स्टेम सेल आधारित थेरेपी को मंजूरी इसने दे दी है और ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला देश बन गया। ये एक नई किस्म का इलाज है जो शरीर के स्टेम कोशिकाओं का उपयोग करके खराब हो चुकी कोशिकाओं को ठीक करता है। ये जो स्टेम सेल होते हैं, स्टेम कोशिकाएं होती है, ये शरीर की मूल कोशिकाएं होती है जिनमें विभाजित होकर शरीर के किसी भी विशिष्ट अंग या उत्तक जैसे तंत्रिका तंत्र, हृदय या रक्त की कोशिकाओं में बदलने की अद्वितीय क्षमता होती है। इन्हें शरीर का मरम्मत तंत्र भी कहा जाता है। और जो पार्किंसन रोग है वो क्या है? तो आप कहोगे ये एक प्रगतिशील तंत्रिका तंत्र विकार है जो मुख्य रूप से शरीर की गतिविधियों यानी कि मूवमेंट को प्रभावित करता है। ये मस्तिष्क के एक विशिष्ट हिस्से में डोपामाइन बनाने वाली तंत्रिका कोशिकाओं को नष्ट होने के कारण होता है। इसमें कंपन होना, मांसपेशियों में अकड़न आना, धीमी गति और चलने फिरने या संतुलन में कठिनाइयां जैसे लक्षण होते हैं। तो इस थेरेपी में डोपामाइन बनाने वाली कोशिकाओं को फिर से ठीक किया जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न क्या था, एक लाइन में फिर से रिपीट करें तो विश्व में पहली बार पार्किंसन रोग के लिए स्टेम सेल थेरेपी या स्टेम सेल उपचार को किस देश ने मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा जापान। अब मैं आपको जापान ले चलूं तो ये रहा मैप में जापान। कैपिटल टोक्यो हो गई है, करेंसी है येन, प्रधानमंत्री साने ताकाइची यहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री। यहाँ की संसद को क्या कहते हैं भैया? डाइट कहते हैं। यहाँ पे आपको होक्काइडो द्वीप, होन्शु द्वीप, क्यूशु द्वीप और शिकोकू द्वीप मिलेगा। लैंड ऑफ राइजिंग सन, सूर्योदय का देश के नाम से इसी को जानते हैं जापान को। कुछ और प्रश्न देखें यहाँ से, तो आपको याद होगा रिकॉर्ड समय में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया था जापान ने ही। जापान की ऑटोमोबाइल कंपनी है होंडा और अभी इसने अपने पहले रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया था। और इस तरह से अमेरिका और चीन के बाद पहली बार किसी कंपनी ने रीयूजेबल रॉकेट का परीक्षण किया। जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह इन्होंने लॉन्च किया था, GOSAT GW नाम है इसका, इस सैटेलाइट का,
जापान ने लॉन्च किया था किस रॉकेट से? H2A रॉकेट से। अभी जामाता अभ्यास हुआ था भारत और जापान के कोस्ट गार्ड्स के बीच में चेन्नई में। और 32वां जो फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे जर्मनी में, जिसमें भारत ने 12 मेडल जीते थे। मेडल टैली में 20वें स्थान पर रहा था, लेकिन टॉप पे जापान था। और जापानी कंपनी है TDK कॉर्पोरेशन, इसने लिथियम आयन बैटरी प्लांट का उद्घाटन किया था हरियाणा के सोहना में। 20वां वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 टोक्यो जापान में हुआ था, उसमें टॉप पे अमेरिका था और उसमें भारत ने एक भी मेडल नहीं जीता था। धर्मागार्जन अभ्यास जो पिछले साल हुआ था भारत जापान के बीच में, 6ठा एडिशन हुआ था। अच्छा, एबेल पुरस्कार याद रखना 2025 में जो दिया गया था मसाकी काशिवारा को दिया गया था, ये जापान से है, गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं इसको। और भारत की जो स्पेस एजेंसी इसरो और जापान की जो है जाक्सा, ये दोनों मिलकर के लुपेक्स मिशन शुरू किया है। लुपेक्स मतलब लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। और दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट ये है काशिवाजाकी कारीवा न्यूक्लियर पावर प्लांट। कहां पर है भैया? जापान में है और अभी इसको फिर से शुरू किया गया तो न्यूज में है। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, ये एक दो प्रश्न और देखो, ये भी है। एक तो अभी जापान को पीछे छोड़ करके दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया भारत। उसके अलावा अभी 7वां धर्मागार्जन सैन्य अभ्यास हुआ था भारत और जापान के बीच में। कहां पर? उत्तराखंड के चौबटिया में, जिसमें भारत की ओर से लद्दाख स्काउट्स ने हिस्सा लिया था। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 8 मार्च को। तो हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण, समानता और उनके अधिकारों को बढ़ावा देना। अच्छा, थीम इंपॉर्टेंट रहेगी। थीम क्या है? गिव टू गेन, दान से लाभ। पहली बार इस दिन को 1975 में मनाया था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो यह है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। वैसे भारत में जो राष्ट्र महिला दिवस मनाते हैं वो 13 फरवरी को मनाते हैं, सरोजिनी नायडू जी की जयंती को। वैसे तो दिवस वाला प्रश्न आपको बताया भी, मार्च के सारे इंपॉर्टेंट डेज मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन ये महिलाओं का दिवस है ना, तो आज एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको महिलाओं से और क्या क्या दिवस बन सकते हैं वो सारे आपको रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि सारे एक साथ दिवस आपको मिल जाए। जैसे कि ये तो हमने देख लिया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हो गया, राष्ट्र महिला दिवस भी देख लिया। एक इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस भी हमने मनाया था अभी फरवरी में, 11 फरवरी को। एक इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड डिप्लोमेसी, कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है 24 जून को। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस होता है 10 मार्च को। और अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस ये होता है 15 अक्टूबर को। तो महिलाओं से ही ये कुछ इंपॉर्टेंट दिवस हैं 4-5, इनको ध्यान में रखना। अब मार्च वाले दिवस आ जाओ, रिवाइज कर लेते हैं। 1 मार्च को 3 दिवस थे। 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे यानी कि शून्य भेदभाव दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और विश्व समुद्री घास दिवस। 3 मार्च को 2 दिवस थे, विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस। 4 मार्च को भी 2 दिवस है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और वर्ल्ड ओबेसिटी डे यानी कि विश्व मोटापा दिवस। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और प्रसार जागरूकता दिवस और 7 मार्च को जन औषधि दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, तो ये सारे दिवस हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में 67,800 ईयर पुराने रॉक आर्ट जिसको नाम दिया हैंड स्टेंसिल, इसकी खोज कहां पर हुई है? तो आंसर होगा इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया के सुलावेसी स्थित मुना द्वीप की एक चूना पत्थर की गुफा है, वहां पे शोधकर्ताओं ने 67,800 साल से अधिक पुराने हाथ के स्टेंसिल यानी कि हैंड स्टेंसिल की खोज की है, जो कि दुनिया में अब तक की सबसे पुरानी रॉक पेंटिंग मानी जा रही है। तो ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के पुरातात्विदों ने ये खोज की है। तो ये खोज दर्शाती है कि शुरुआती आधुनिक जो मानव थे वो कला के माध्यम से संवाद करने और आत्म अभिव्यक्ति करने में पहले की सोच से बहुत अधिक सक्षम थे। अब ये खोज हुई है इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया ले चलते हैं आपको, ये रहा मैप में इंडोनेशिया। कैपिटल जकार्ता हो गई, जकार्ता में आपको आसियान का हेडक्वार्टर मिलेगा। अब इसकी जो नई कैपिटल है वो है नुसंतारा, बोर्नियो द्वीप पर है। करेंसी इंडोनेशियन रुपया है, प्रेसिडेंट है प्रबोवो सुबियांतो। वैसे सुमात्रा द्वीप मिलेगा, जावा द्वीप मिलेगा, बोर्नियो द्वीप आपको यहाँ पर मिलेगा। कुछ और प्रश्न देखें तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति अभ्यास होता है। कुछ ज्वालामुखी देखें, माउंट मेरापे, माउंट सेमेरू, माउंट क्राकातोआ, माउंट इबू, माउंट लेवोटोबिलाकी ज्वालामुखी, माउंट डुकोनो ज्वालामुखी, ये सब न्यूज में रहती है। उसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया की पहली हाई स्पीड रेल वूश है, इसको लॉन्च किया इंडोनेशिया ने। पिछले साल रिपब्लिक डे पे हमारे जो चीफ गेस्ट थे वो प्रबोवो सुबियांतो थे। और कल भी मैंने आपसे प्रश्न पूछा था लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स ने उत्तर दिया। एक बार फिर से पूछूंगा कि इस बार हमारे रिपब्लिक डे पे, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
जो 2 जने आए थे चीफ गेस्ट के रूप में, वो कौन थे बताओ। आंसर नहीं पता, गूगल करके बताओ, कम से कम उस बहाने आपको याद तो रहेगा। और ब्रिक्स का 10वां मेंबर इंडोनेशिया बना था। फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया ये भारत से ब्रह्मोस खरीदेगा। और पीएम मोदी इंडोनेशिया के महाकुंभ अभिषेकम कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कोमोडो अभ्यास का आयोजन किया था इंडोनेशिया ने, बहुपक्षीय अभ्यास है, भारत ने भी हिस्सा लिया, बाली इंडोनेशिया में हुआ था। चौथा बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड चैंपियनशिप 2025 जो चीन में हुआ था, इंडोनेशिया ने जीता, चीन को हराया। न्यू डेवलपमेंट बैंक का भी नया सदस्य बना इंडोनेशिया। यूनाइटेड नेशन ने जो वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट 2025 रिपोर्ट जारी की थी, उसमें दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर ये जकार्ता है। और 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की भी घोषणा कर दी इंडोनेशिया ने। ठीक है, तो सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत के इंटरनेशनल सर्विसेज सेंटर के द्वारा ट्रेडिंग किए जाने वाले पहले ब्लू बॉन्ड LKR का संबंध किससे है? तो आंसर होगा श्रीलंका। तो अभी श्रीलंका के DFCC बैंक ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज पर अपना 3 बिलियन LKR यानी कि श्रीलंकाई रुपया का ब्लू बॉन्ड लिस्ट किया है। तो ये भारत के फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में किसी विदेशी जारीकर्ता का पहला ब्लू बॉन्ड है जो समुद्री संरक्षण के लिए टिकाऊ वित्त को बढ़ावा देता है। अच्छा, इसी तरह का एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपसे मान लो एग्जाम में पूछ लिए कि विश्व का पहला ब्लू बॉन्ड किसने जारी किया था, तो आंसर होगा सेशल्स ने। 2018 की ये बात है। ब्लू बॉन्ड का मतलब हो गया कि इस बॉन्ड से, जैसे बॉन्ड निकालती है ना सरकार, तो उसी तरह से ये ब्लू बॉन्ड है। तो इस बॉन्ड से जो भी पैसा इकट्ठा होगा उसे सतत यानी कि सस्टेनेबल समुद्री और मत्स्य पालन परियोजनाओं पर खर्च किया जाएगा। अब बात श्रीलंका की है, तो ये रहा मैप में श्रीलंका। कैपिटल इसके देखो, 2 कैपिटल देखने को मिलेगी। कमर्शियल कैपिटल कोलंबो है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरम कोटे। करेंसी है श्रीलंकन रुपया। प्रेसिडेंट है अनुराग कुमार दिसानायक के, प्रधानमंत्री है हरिनी अमर सूर्या। इसके साथ हम मित्र शक्ति अभ्यास करते हैं, स्लाइनेक्स अभ्यास करते हैं, एक दोस्ती अभ्यास भी करते हैं, लेकिन उसमें इन दोनों के साथ मालदीव भी होता है, मतलब भारत, श्रीलंका और मालदीव। और भारत और श्रीलंका के बीच में ये जो आपको दिख रहा है ये पाक स्ट्रेट है, पाक जल डमरू मध्य। कुछ और प्रश्न देखें यहाँ से, तो एक पॉइंट याद रखना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान मित्र विभूषण दिया गया पिछले साल। पोसान पोया महोत्सव मनाया जाता है, वोसाक पोया महोत्सव यहाँ मनाया जाता है। तो श्रीलंका का जो DFCC बैंक है ये गिफ्ट IFSC में, यानी कि वही जो आज हमने बात करी है, गिफ्ट सिटी के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला पहला विदेशी बैंक बना था। आज कौन सा बॉन्ड की बात की हमने? ब्लू बॉन्ड की। इससे पहले ये ग्रीन बॉन्ड भी लॉन्च कर चुका है और ऐसा करने वाला ये पहला विदेशी बैंक बना था। और कटारागमा एसाला महोत्सव 2025 भी यहाँ मनाया गया था। स्लाइनेक्स अभ्यास जो हुआ था 2025 में 12वां एडिशन था, कहाँ पर हुआ था? श्रीलंका के कोलंबो में। अभी जो श्रीलंका में एक तूफान आया था उसको नाम दिया था दितवाहा। ये नाम यमन देश ने दिया था, लेकिन मदद के लिए हमने एक ऑपरेशन चलाया था, उसको नाम दिया था ऑपरेशन सागर बंधु। ठीक है, तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किस उम्र से कम के बच्चों को सोशल मीडिया पर बैन लगाया है, मतलब कितनी उम्र से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है? तो आंसर होगा 16 वर्ष। तो अभी कर्नाटक सरकार ने भी 6 मार्च 2026 को बजट भाषण में ये घोषणा की है कि राज्य में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो चलो भैया, किसी ने तो शुरुआत की है और इस तरह से कर्नाटक भारत का पहला ऐसा राज्य होगा जिसने बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर ये बैन लगाना शुरू किया, बैन लगाने की घोषणा की है। तो उद्देश्य वही है जो सब जगह है, बच्चों में मोबाइल और सोशल मीडिया की लत, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और स्क्रीन एडिक्शन को रोकना। अब कर्नाटक की बात है, आपको बताया कर्नाटक में आपको लेकर के चलूंगा, लेकिन मैं आपको रिवाइज करवाता हूं अभी तक किन किन देशों में इस तरह के बच्चों पर या बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया है। सबसे पहले तो ऐसा करने वाला पहला देश ऑस्ट्रेलिया ही बना था। 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए इन्होंने सोशल मीडिया पर बैन लगाया। एक ये भी याद रखना, ये सोशल मीडिया का तो नहीं है, लेकिन इसी तरह का प्रश्न है कि ऑस्ट्रिया में 14 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए स्कूल में मुस्लिम लड़कियां होती हैं उनके लिए, उन पर जो बुर्का होता है, जो हिजाब पहन के जाती है, उस पर बैन लगा दिया था। न्यूजीलैंड सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने का प्रस्ताव पेश किया था। और फ्रांस ने भी
15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। स्पेन ने भी 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाने की घोषणा की थी। और अभी इंडोनेशिया के बारे में तो हमने कल ही पढ़ा है। आप देखोगे सभी देशों ने जो सोशल मीडिया पर बैन लगा रहे हैं, उनकी उम्र इन्होंने 16 वर्ष रखी है, लेकिन ये फ्रांस इकलौता है जिन्होंने 15 साल रखी है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना। बाकी कर्नाटक में आपको लेकर के चलूँ तो ये रहा मैप में कर्नाटका। कैपिटल बंगलुरु हो गई है, मुख्यमंत्री है सिद्धारमैया, गवर्नर है थावर चंद गहलोत। देखो कर्नाटक में 5 नेशनल पार्क मिलेंगे। बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क, बन्नेरघट्टा और कुद्रेमुख नेशनल पार्क। अच्छा, कुछ और प्रश्न देखें यहाँ से। तो कर्नाटक में पहली बार एक बहुत ही दुर्लभ स्ट्रॉबेरी रंग का तेंदुआ देखा गया था, जिसे चंदन तेंदुआ नाम दिया गया। और बंगलुरु का एक अंतरिक्ष स्टार्टअप है गैलेक्स आई, जो कि दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट मिशन दृष्टि लॉन्च करेगा। और एक और बंगलुरु का स्टार्टअप है भारत वन डॉट AI। इसने बंगलुरु में भारत की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट AI सिटी बनाने का ऐलान किया। और छठा भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता सम्मेलन अभी हुआ था बंगलुरु में ही। अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन भी अभी हुआ IIC बंगलुरु में। और आपको याद होगा अभी PM मोदी और फ्रांस के जो राष्ट्रपति आए थे इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने H-125 हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन किया था। कहां पर? कर्नाटक के वेमगल में। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस राज्य के GI टैग प्राप्त प्रोडक्ट जिसका नाम है कार्बी आंगलोंग अदरक, और इसका भी पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्यात किया गया, तो किस राज्य का है ये? तो आंसर होगा असम। तो असम का ये कार्बी अदरक है। ये अपने विशिष्ट स्वाद, तेज गंध और औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है, जिसे 2015 में GI टैग मिला था। और अभी इसे पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्यात किया गया, एक्सपोर्ट किया गया। कहां पर पूछोगे? तो लंदन में। अच्छा, अगर मैं इसी तरह का एक प्रश्न आपसे पूछूं कि भारत की अदरक राजधानी ये कौन सी बनी है नीति आयोग के अनुसार, तो आंसर होगा मिजोरम। ठीक है, ये भी ध्यान रखना प्रश्न। अब यहाँ पे मैं आपको असम तो लेकर के चलूंगा, लेकिन GI टैग की बात हो रही है तो दो चार बातें कर लें उसकी भी। GI मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये एक्ट है 1999 का, लागू हुआ 2003 में। पहली बार दिया गया था 2004-5 में दार्जिलिंग टी को, जो कि पश्चिम बंगाल की है। किसी भी प्रोडक्ट को GI टैग मिलता है तो वैलिड रहता है वो 10 सालों के लिए। उसके अलावा ये पॉइंट ध्यान रखना कि भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है 2030 तक 10,000 प्रोडक्ट्स को GI टैग देने का। ठीक है, अब असम की बात है तो ये रहा मैप में असम। कैपिटल दिसपुर है, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। राज्य के पशु एक सिंग वाला गेंडा हो गया, पक्षी है व्हाइट विंग्ड वुड डक। वृक्ष है हॉलोंग, पुष्प है फॉक्सटेल ऑर्किड, फल है काजी नींबू। लोक नृत्य में बात करें, बिहू हो गया, बगरुम्बा हो गया, भोर हो गया। क्लासिकल डांस सत्रिया है। और बिहू फेस्टिवल होता है, वांचुआ फेस्टिवल होता है, बेखो उत्सव होता है। असम का 7वां नेशनल पार्क है देहिंग पटकई नेशनल पार्क। उससे पहले 6 कौन कौन है? रायमोना नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू शिकोवा नेशनल पार्क और औरंग नेशनल पार्क। भारत का पहला तेल का कुआं कहां पर खोजा गया? डिगबोई असम में। भारत का सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका है, डोलासादिया पुल भी कहते हैं। लंबाई है 9.15 किलोमीटर, जो कि लोहित नदी पर बना है। कुछ और प्रश्न देखें तो देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ये शुरू हुई है असम के गुवाहाटी और पश्चिम बंगाल के हावड़ा के बीच में। 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया असम। असम ने संस्कारशाला कार्यक्रम शुरू किया था, इसमें 4 से 14 वर्ष के बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाएंगे। भारतीय सेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने असम के मिसामारी में एक हेलीकॉप्टर MRO मतलब मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल हब की आधारशिला रखी है। बगरुम्बा ये असम का लोक नृत्य है, बोडो जनजाति के द्वारा किया जाता है। और बोडो से याद रखना, एक बोडो त्योहार भी बनाया जाता है हाटी जनजाति के द्वारा, वो हिमाचल प्रदेश का है। तो बोडो से कंफ्यूज मत हो जाना, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया, ध्यान में रखना। और यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है असम से, तो यहीं पर आपको माजुली द्वीप मिलेगा और ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो इसको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों पर नीति आयोग ने किसके साथ चर्चा अभिलेख पर हस्ताक्षर किए? तो आंसर होगा जीका। तो अभी नीति आयोग, और जीका मतलब होता है जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, इसने भारत के सबसे पिछड़े यानी कि आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और
बुनियादी ढांचे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों को सुधारने के लिए अभी दूसरे चरण के लिए समझौता किया। तो इस तकनीकी सहयोग का उद्देश्य है जमीनी स्तर पर शासन व्यवस्था को मजबूत करना और सतत विकास लक्ष्यों को 2030 तक हासिल करने की गति को बढ़ावा देना। वैसे एक पॉइंट आप यहाँ नोट डाल सकते हो आप, अभी नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों में पोषण में सुधार करने के लिए अभी यूनिसेफ इंडिया के साथ भी समझौता किया है। अब बात नीति आयोग की है, जिसे योजना आयोग के स्थान पे लाया गया था। कब? 1 जनवरी 2015 को। तो नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी हैं, और अभी इसकी नई सीईओ बन गई है, मतलब एडिशनल चार्ज मिला है निधि छब्बर को। बीवीआर सुब्रमण्यम का स्थान लिया इन्होंने। कुछ और प्रश्न देखें तो नीति आयोग के महिला उद्यमिता चैप्टर में शामिल होने वाला पहला राज्य बना तेलंगाना। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में पहले स्थान पर उड़ीसा है। नीति आयोग ने किसकी अध्यक्षता में एम्स के आधुनिकीकरण के लिए समिति का गठन किया? वीके पॉल। फ्रंटियर टेक हब भी लॉन्च किया नीति आयोग ने। नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य बने थे राजीव गौबा। नीति आयोग ने ट्रेड वॉच नाम से रिपोर्ट जारी की। नीति आयोग के अनुसार भारत जो है जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। नीति आयोग के उत्तर पूर्वी क्षेत्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में कौन सा जिला टॉप पर रहा? हनहतियाल जिला, जो मिजोरम का है। और पहला इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स जारी किया था नीति आयोग ने। वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल लॉन्च किया। नीति आयोग ने मिजोरम को भारत का जिंजर कैपिटल भी अभी घोषित किया था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2026 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो आंसर होगा 176वां, 176। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी 4 मार्च 2026 को अपना 176वां स्थापना दिवस मनाया। देखो, इसकी स्थापना होती है 4 मार्च 1851 में, और इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था। यह है भारत की एक साइंटिफिक एजेंसी है जिसका काम होता है जियोलॉजिकल सर्वे करना और भारत में मिनरल्स रिसोर्सेज की खोज करना। इसका हेडक्वार्टर आपको कोलकाता में मिलेगा। डायरेक्टर जनरल अभी वर्तमान में अशित साहा है। और इसके अगर पहले डायरेक्टर जनरल, पहले हेड की बात करें या इसके फाउंडर की अगर बात करते हैं तो आंसर होगा थॉमस ओल्डेम। और इसके जो पहले भारतीय हेड है वो कौन है? MS कृष्णन। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अब एक होमवर्क प्रश्न मैं आपको देता हूं। अगर बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसके पहले प्रमुख कौन रहे और पहले भारतीय प्रमुख कौन रहे, इसका भी उत्तर देना। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में प्रख्यात पत्रकार और पूर्व राजनयिक HK दुआ का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो आंसर होगा 1998 में। तो अभी प्रसिद्ध पत्रकार रहे, पूर्व राजनयिक और सांसद हरि कृष्ण दुआ HK दुआ का भी 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1998 में पद्म भूषण इनको दिया गया था। उन्होंने 2 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में, यानी कि एक तो थे अटल बिहारी वाजपेयी और एक थे HD देवेगौड़ा, तो इनके मीडिया सलाहकार के रूप में इन्होंने कार्य किया था। वे डेनमार्क में भारत सरकार के राजदूत भी रहे और वे राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे थे 2009 से 2015 तक। लेकिन अभी इनका निधन हो गया। अब देखो, निधन वाला प्रश्न है, कुछ इंपॉर्टेंट निधन वाले प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अभी भारतीय मूर्तिकार थे रामवी सुतार, अभी 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया, महाराष्ट्र से थे। और पद्मश्री उनको 1999 में मिला, तो पद्म भूषण 2016 में। महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण भी मिला। मेहर कास्टेलिनो 1964 में भारत की पहली मिस इंडिया का खिताब जीता था, मुंबई से थी, निधन हो गया। विनोद कुमार शुक्ल, याद रखना, हिंदी साहित्यकार थे, छत्तीसगढ़ से। 2024 के लिए अभी पिछले साल 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया। और इनके बेटे अभी, जिनका नाम है तारिक रहमान, वो अभी यहाँ के प्रधानमंत्री बन गए। पर्यावरणविद माधव गौडगिल का निधन हो गया, महाराष्ट्र से थे। पूर्व वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन थे मनोज कोठारी का निधन हो गया। ब्रिटिश भारतीय पत्रकार और BBC इंडिया ब्यूरो के पूर्व प्रमुख सर मार्क टली का निधन हो गया, भारत की आवाज के रूप में उनको जाना जाता था। उसके अलावा अभी पूर्व रेल मंत्री रहे मुकुल रॉय का निधन हो गया, पश्चिम बंगाल से थे। डेविड J फार्बर का भी निधन हो गया, अमेरिकी थे। ग्रैंड फादर ऑफ इंटरनेट के रूप में उनको जाना जाता था। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में इसे शेयर जरूर करना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना।
बाकी डेली इनकी पीडीएफ आपको मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। और मॉक टेस्ट लगाइए, रिवीजन करते रहिए। तो क्विज मिल जाएगी कहाँ पर, अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, बिहार के राज्यपाल अभी कौन बन गए नए? सैयद अता हसनैन। और सेबी ने भ्रामक पोस्ट की निगरानी के लिए भी कौन सा AI टूल लॉन्च किया? सुदर्शन। जन औषधि दिवस मनाया गया 7 मार्च को। भारत का पहला रिवर राइन लाइट हाउस किस राष्ट्रीय जलमार्ग पर शुरू होगा? नेशनल वाटरवेज 2। और एस्मंड डी मार्टिन 2026 पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है डॉक्टर कृति कारंत। महिला एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स के लिए हर स्टार्ट 5.0 को लॉन्च किया अभी गुजरात ने। और 2026 में किस देश ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए भी सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा की? इंडोनेशिया। और ब्रेन को प्रोसेसर के लिए मूनशॉट प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया? IISc बेंगलुरु। भारत के औषधि नियंत्रक जनरल के रूप में किसका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया? डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। और SBI जनरल इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर बने पंकज त्रिपाठी। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था भी, प्रधानमंत्री सेतु के अंतर्गत इंडिया फ्रांस नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की स्थापना कहां पर होगी? तो आंसर होगा कानपुर। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।